हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अपना रहेगा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर हमने प्रिपरेशन कंप्लीट की हेलो अल्केन्स की और हेलो अरीन्स की, और आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग पहले तो बताना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कुछ आता है, देखने में कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है, कंपाउंड की रंग कैसा है, सॉलिबिलिटी कैसी है, डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यही करेंगे। सबसे पहले फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। इसमें जो अपना नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, दिस इज द जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड में लिख देता हूँ पहले। जो जनरल ट्रेंड रहेगा अपने इन ऑल चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या रहेगा, जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना बच्चों, लोअर मेंबर्स मतलब कार्बन ज़्यादा ना हो, थोड़े बहुत कार्बन, 2-4 कार्बन तक लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो गैसी स्टेट के अंदर आते हैं। और जो हायर होते हैं, हायर मेंबर्स की अगर बात करें तो वो लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। एंड जो वेरी हायर होते हैं, वेरी हायर मेंबर्स, वो वैक्सी सॉलिड या सॉफ्ट सॉलिड्स के अंदर आ जाते हैं। वैक्सी सॉलिड और यू कैन से सॉफ्ट सॉलिड्स के अंदर आ जाते हैं। दिस इज द जनरल ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी देखने को मिलेगी, ये नॉर्मल रहेगा। जो 2-4 कार्बन तक हैं वो अपने गैसेस रहते हैं, फिर आगे 15, 16, 17, 18 तक भी हो जाता है, तो 18 तक जो है वो लिक्विड रहते हैं। और उसके बाद वाले जो वेरी हायर हैं वो रहते हैं वैक्सी सॉलिड या सॉफ्ट सॉलिड जिसको बोल सकते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, जैसे जैसे एक्चुअल में कार्बन बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी स्टेट में होता है, गैसी स्टेट में होता है ना। और उसके बाद क्या आता है, लिक्विड। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में होते हैं, सॉलिड के अंदर। तो वही चीज़ है वेरी हायर के अंदर। अब अगर इस टॉपिक को हम अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखें तो आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको बच्चों जैसे CH3F है, मिथाइल फ्लोराइड, CH3Cl है, CH3Br है, ठीक है, CH3I है, और 2 कार्बन का भी ले लो, CH3CH2Cl आ गया, CH3CH2Br आ गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये जो आपको मिलेगी बच्चों, ये गैसेस मिलेगी, गैसी स्टेट में होते हैं, गैसेस एट रूम टेम्परेचर। These all compounds are gases, exist as gases at room temperature। रूम टेम्परेचर पे आपको गैसेस मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कार्बन नहीं, 1-2 कार्बन ही है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, ऐसे 3-4 कार्बन तक आपको गैसेस मिलेगी। उसमें से कुछ एग्जांपल्स आप ये ध्यान रख सकते हैं, मे भी आपके सामने कभी आ जाए तो याद रखोगे, ठीक है। ये गैसी स्टेट के अंदर मिलेंगे। और यही अगर आप अप टू 18 कार्बन तक अगर बात करें तो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स मिलेंगे। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स मतलब अच्छी स्मेल वाले लिक्विड्स मिलेंगे आपको। हेलो अल्केन्स की बात चल रही है। 18 कार्बन तक, जिसमें कार्बन एटम्स 18 तक हो, वहाँ तक आपको स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स मिलेंगे। और इसके बाद वाले वैक्सी सॉलिड, इसके बाद वालों की ज़रूरत नहीं है आपको। इतनी कम से कम इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट होनी चाहिए। दिस इज़ द जनरल ट्रेंड और दिस इज़ द एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल आपके सामने। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगर बात करें फिजिकल स्टेट के बाद बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऑब्वियसली ज़्यादातर आपको बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हम डील करते हैं वो लिक्विड स्टेट के हैं, और लिक्विड तो बॉईल करते हैं। अगर कोई बॉईल करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों देखो ध्यान से देखना कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, शॉर्टकट बिल्कुल, मतलब ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और थोड़ी डिटेल में भी बात कर लेंगे। तो कार्बन जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। इससे पहले आपने बच्चों हाइड्रोकार्बन किया था, हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन एल्कीन वाला, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा मिलेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये कंपैरिजन करते जा रहे हैं। एक्चुअल में जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता जाएगा। हाइड्रोकार्बन किया था, उससे ज़्यादा इनका है, मतलब हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स। मतलब अगर आपको कंपैरिजन पूछ ले बच्चों कि भाई बताओ RH और RH में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो पहली बात तो जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। RH का क्या मतलब है, एल्केन, और RH मतलब हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड। तो किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर। और ये है क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट जो इसकी एक पहली ट्रिक ये याद रख लो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन से फोर्सेस अगर ज़्यादा याद रखना चाहो तो वन डर वाल फोर्सेस, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ जी, दिस इज द की पॉइंट, यू कैन से की रिलेशन, डायरेक्टली आपको ये ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली है। ठीक है, तो जो अल्काइल हैलाइड है बच्चों, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर बात करें बच्चों अमंग हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स इन द सेंस मतलब अगर मैं हैलोजन चेंज कर दूं, ध्यान से देखना, हैलोजन अगर चेंज करूं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इसका अगर ऑर्डर पूछ लें आपसे कि बताओ जी इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो क्या करोगे आप बताओ। ये सारे के सारे हैलोअल्केन्स हैं, RH ये सारे के सारे डिफरेंट RH हैं। अब इनमें अगर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल दें तो क्या याद रखोगे, जैसे जैसे बच्चों साइज़ बढ़ता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। हिंट मैंने दे दिया, साइज़ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब बताओ मुझे कि बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या किस तरह का ऑर्डर आएगा, बताओ। RF का ज़्यादा होगा या RI का ज़्यादा होगा, सबसे RI का। साइज़ बढ़ने से फोर्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, कोई क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लॉजिक याद रखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक मास एटॉमिक साइज़ के डायरेक्टली है। साइज़ बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हैलोअल्केन्स के अंदर का अगर आपको कंपटीशन पूछ ले भैया इनके अंदर कैसे compete करते हैं आपस में ये, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा मास भी बढ़ता जाएगा और फोर्स भी बढ़ता जाएगा। दैट्स वाई ऑर्डर इज दिस, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या। और फर्स्ट पॉइंट अगर आपको बताया बच्चों, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, मैं अगर आपसे पूछूं CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, और अगर C4H9Cl कर दूं, मतलब 4 कार्बन की चेन है, इनमें अगर आपसे पूछें फिर देखो क्या लगता है। इसमें देखो हैलोजन सेम है, डिफरेंस किसका है, हैलोजन इज सेम, डिफरेंस किसका है, हाँ जी 33 है। हैलोजन सेम है, अब कार्बन क्या कर रहे हैं, कार्बन क्या हो रहा है इसमें, मैंने आपको डिफरेंस पूछा था, क्या डिफरेंस है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कार्बन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसमें भी किस तरह का ऑर्डर आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, हाँ जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। हमने स्टार्टिंग में यही बात लिखी थी, अगर इसकी एग्जांपल चाहिए तो ये इसकी एग्जांपल है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर है सबको, हाँ जी। इसका रीज़न भी आप लिख दोगे, कार्बन बढ़ने से ऐसा क्या हो जाता है, कार्बन बढ़ने से आप कहोगे कि एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस
सरफेस एरिया इंक्रीजेस। वर्डिंग ध्यान से देख लेना, कम शब्दों में सारी बात आपको करनी है, तो बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स यहाँ पर है और पूरी का पूरा रीजन आपके सामने होगा। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब ये इसको मार्क्स में नहीं तोल सकते, कितने मर्जी मार्क्स में आपसे पूछा जाए, अगर ये स्टेटमेंट लिख देते हो तो 100% आपके मार्क्स हैं। इज इट क्लियर? सिलेक्टेड वर्ड्स के अंदर पूरी बात बोल देना। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका सरफेस कम होगा, इसका सरफेस नहीं बढ़ रहा, इसका सरफेस और बढ़ेगा, इसकी अगर पूरी चेन नहीं बनाई इसका सरफेस भी और ज़्यादा बढ़ता। तो सरफेस अगर बढ़ता है, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इन सभी को कलेक्ट करेंगे हम, लास्ट में ना कलेक्टिव वे में लिखेंगे, सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख देंगे। तो पहले आप इंडिविजुअली अच्छे से देख लो, कार्बन एटम्स अगर बढ़ते हैं तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछ सकते हैं क्या कि अमंग, यही चल रहा है इसी की पॉइंट, अमंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आ जाए फिर क्या करोगे। आपके पास बच्चों प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो उसमें आपको ऑर्डर क्या ध्यान रखना है। हाँ जी, इसमें बच्चों प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी का सबसे कम होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा और फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। क्लियर है सबको? तो अगर इन डिग्री में पूछा जाए तो इन शॉर्ट मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में हो क्या रहा है ऐसा, तो अगर मैं की पॉइंट बताऊं तो ब्रांचिंग आ रही है। ब्रांचिंग अगर आ जाती है, ब्रांचिंग समझ गए, ब्रांचिंग आएगी तभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनेगा। ब्रांचिंग के साथ उल्टा हो जाता है, ब्रांचिंग से डिक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को और अच्छे से लिखूं तो अमंग, ध्यान से देखना, अमंग आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, आइसोमेरिकल अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, आइसोमर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज आइसोमर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। नॉर्मली यही रहता है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर। तो अब आपके सामने मतलब कार्बन भी सेम, हेलोजन भी सेम होगा, लेकिन आपको बताना है कि इसमें ज़्यादा किसका होगा। जैसे कि चलो मैं कंडेंस फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ये आ गया, ध्यान से देखना। अब इसमें डिग्री भी सेम है, देख सकते हो, सारे के सारे 1 डिग्री वाले हैं। सिमिलरिटी क्या नजर आ रही है इन तीनों कंपाउंड्स में, ये बताओ मुझे। तीनों में सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तीनों का, देख रहे हो आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही, 5 कार्बन है, एक एक हेलोजन है, सभी में ऐसा है, लेकिन सारे के सारे अलग कंपाउंड है। तो यही आइसोमेरिक से निशानी होती है। तो आइसोमेरिक हेलोअल्केन है कि नहीं है ये? तो आइसोमेरिक हेलोअल्केन है। इसमें क्या करोगे, तो आपको अभी मैंने बोला ब्रांचिंग अगर आती जाती है ना, तो ब्रांचिंग से डिक्रीज होता है। तो आपको बता दूं बच्चों, ये सबसे ज़्यादा, इसके बाद ये, ऐसे आपका ऑर्डर जाएगा। यानी कि अगर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड दे दें, आइसोमेरिक का मतलब क्या होगा, इसमें बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर वेट कह लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह लो, एक ही बात है। मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा
तो कैसे डिसाइड करोगे? तो फिर आपका ब्रांचिंग पॉइंट रहेगा, ब्रांचिंग अगर आती जाती है तो डिक्रीज करता जाएगा। यानी कि अमंग आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, क्या लिख रहा हूँ बेटे, अमंग आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। साथ में रीजन भी लिख देते हैं, ऐसा क्यों होता, ब्रांचिंग से ऐसा क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग बिकॉज विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या कर जाता है बच्चों, डिक्रीज कर जाता है। और अभी आपको बताया सरफेस एरिया के डायरेक्टली होता है बॉइलिंग पॉइंट। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, कम ही होगा, डिक्रीज ही होगा। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, देख सकते हो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज करने लग जाता है। ठीक है ना, सरफेस एरिया कैसे डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पे सरफेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, फिर थोड़ा जैसे गोल सा होता जा रहा है, देखो देख रहे हो आप, सर्कल जैसा बन रहा है, देख पा रहे हो क्या? और अगर आपको याद होगा, स्फीयर या सर्कल का सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है, पता है इस बात का? सर्कल या स्फीयर होता है ना, उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे जैसे ब्रांचिंग आई ना, ये स्फेरिकल जैसी शेप आती जा रही है और इसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। आ रही बात समझ में? सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली होता है। तो ब्रांचिंग का ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है सबको? इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स भी अगर बढ़ जाए, एक और केस कर लेते हैं इसमें। अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ आ गया, अगर इसकी बात करें फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखो कार्बन सेम ही है सब में, तो आप हेलोजन्स को देखोगे, मास अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो क्या ऑर्डर आना चाहिए बताओ? देखो यहाँ पे 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अरे 1 क्लोरीन का मास 35.5 है, तो वो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ऐसे। दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। क्लियर है ना सबको? तो अगर ऐसी सिचुएशन भी आ जाए जिसमें हेलोजन एटम बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बिकॉज मास इंक्रीजेस, मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस। आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको मैं एक साथ कलेक्टिव कर रहा हूँ। कलेक्टिव फॉर्म में कैसे याद रखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना बेटा? बॉइलिंग पॉइंट एक तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन के डायरेक्टली है, ठीक है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली हो गया, और ब्रांचिंग के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो गया। ये ऑर्डर जो है ना, ये जो रिलेशन मैंने बताया आपको, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई होगा। मतलब जहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट का पूछा जाए आपको, इसके ऊपर ध्यान रखोगे। जब भी आपको एलिफेटिक कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट का पूछा जाएगा तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। ये अगर आपको इसको चेक करना आ गया तो फिर आप बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है ना। और तो और आप मोलिकुलर वेट वाला भी इसमें ले आओ, मोलिकुलर वेट के भी डायरेक्टली होता है, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास के भी डायरेक्टली। अब अगर इसको चेक करना आ गया, सरफेस एरिया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोलिकुलर वेट है, इन चीज़ों को चेक करना आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल बोनस पॉइंट होगा आपके लिए, फ्री के नंबर होंगे इसके। आई होप आपका ऐसे ही हो, ठीक है ना। जब भी एग्ज़ाम में आए तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें बच्चों,
अच्छा इससे पहले ना, अरे इससे पहले एक और ऑर्डर देखो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, हैलोरिन्स का एक और ऑर्डर देख लो। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। ये ऑर्थो डाइक्लोरो है, दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, दिस इज मेटा डाइक्लोरो बेंजीन एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा, क्या आइसोमर्स है तीनों आपस में? देखना आइसोमर्स है ना, नंबर ऑफ एटम सेम है तीनों में, तो इनके अंदर आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। इसका मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। एक्चुअल में जब ये ऑर्थो मेटा पैरा में देखोगे ना, ऑर्थो मेटा पैरा में बेटा आपको जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो डिपेंड करता है डाइपोल मूवमेंट पे। डाइपोल मूवमेंट मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी एक इसका क्राइटेरिया हो जाता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ये की पॉइंट आपको मैंने बता दिए। जब भी आपको ऑर्थो मेटा पैरा इस जैसा कुछ आ जाए, ऑर्थो मेटा पैरा सिस ट्रांस, ऐसे आइसोमर्स के पेयर आ जाए ना, सिस ट्रांस नाम सुना है सबने, सिस ट्रांस ऑर्थो मेटा पैरा, इनके कभी आ जाए ना तो ये आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में दो हैं, ये कीवर्ड है, ये मंत्र हैं याद रखने के, सिंपल। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है पोलैरिटी पे, यानी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जबकि मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा वो उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें ना इन दोनों में बेटा देखो, मेटा वाला तो सबसे पीछे रहता है, मेटा वाला सबसे पीछे है, बस आपको दिक्कत कहाँ आएगी, ऑर्थो और पैरा में से सिलेक्ट करने में। तो मुझे एक बात बताओ, ऑर्थो और पैरा में से ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन है? ये ऑर्थो रहा, ये रहा पैरा, ज़्यादा सिमेट्रिकल। अरे सिमेट्रिकल समझे क्या? रिपल्शन कम से कम किस में है वो? ऑर्थो में है पैरा में है? पैरा में है ना, पैरा में ऑपोजिट साइड पे है, तो सिमेट्रिकल ज़्यादा ये है। और सिमेट्रिकल किस में देखोगे आप? मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑर्डर में। तो मेल्टिंग पॉइंट में बच्चों पैरा वाला आगे आ जाता है और ऑर्थो वाला इससे पीछे रह जाता है, मेटा वाला तो है पीछे। उसके पास ना कोई प्रॉपर तरीके से सिमेट्री है और ना भी उसका कोई डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, बीच बीच का है, तो उसको सबसे पीछे रखते हैं। कंपटीशन रहता है ऑर्थो और पैरा में से। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या करोगे? ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपको याद है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम पोलैरिटी देखते हैं, पोलैरिटी देखने के लिए डाइपोल मोमेंट को देखना पड़ता है, और डाइपोल मोमेंट कोई बताएगा मेटा इसका ऑर्थो का ज़्यादा होगा या पैरा का ज़्यादा होगा? ऑर्थो का ज़्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है? ऑर्थो का। अरे डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करते हैं याद नहीं आपको? ऐसे ये एरो लगाते थे इस तरीके से। पैरा वाले में देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका म्यू तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा, और इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी कोई नेट डाइपोल मोमेंट है, जबकि इसकी 0 है। तो ये पोलर है ना, ये ज़्यादा पोलर है, तो फिर ऑर्थो वाला आगे आ जाता है और पैरा वाला पीछे आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है ये। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या चीज़? नहीं, डाइपोल मोमेंट सिर्फ ऑर्थो और पैरा में से सिलेक्ट किया। मेटा का इंटरमीडिएट है ना, सिमेट्री तो सब में आती है, यहाँ पे पोलैरिटी वाला थोड़ा सा फैक्टर ज़्यादा हो जाता है इसलिए। और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 डिग्री का डिफरेंस है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। हमारी बात समझ में? 2-3 का डिफरेंस है। क्लियर है आपको? और ये जो हम चेक कर रहे हैं ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा के लिए है, ऑर्थो और पैरा के लिए। मेटा वाला सबसे लास्ट में रहता है, क्योंकि ना तो ये सिमेट्रिकल के अंदर ज़्यादा आएगा और ना ही इसका इतना भी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट नहीं होगा कि सिमेट्री को ओवरवेट करके ये आगे आ जाए। दोनों तरीके से ये पीछे ही रहेगा, तो इसलिए ये पीछे रहता है, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर पोलैरिटी वाला थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, इसलिए ऑर्थो वाला थोड़ा हल्का सा ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 डिग्री का ही डिफरेंस होगा। एनसीईआरटी में अगर देखोगे या बुक में जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर तो हम लगा रहे हैं लेकिन बहुत कम डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारी बात समझ में? यानी फैक्टर जो है ना मिक्सअप करके ही ऑर्डर निकाला गया है, ठीक है।
ठीक है ना। आप एक फैक्टर के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकते थे फुल एंड फाइनल, तो उसके हिसाब से तो मेटा आ जाना चाहिए था प्रेरक आगे, ठीक है ना। तो एक फैक्टर के हिसाब से नहीं बोल पाते, दोनों को कंबाइन करके करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का अगर इंडिविजुअली अगर बात करें ऑर्थो पैरा की, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट आप डाइपोल मोमेंट से निकालोगे, जबकि मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री से निकालोगे। क्लियर है, ये ऑर्थो पैरा के ऊपर लागू होता है, ठीक है ना। मेटा वाला सिमेट्री वाला और पोलैरिटी दोनों को देख के फिर पीछे किया गया है, ठीक है ना, दोनों को मिक्सअप करके, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी करते हैं आप आगे। सॉल्युबिलिटी देखो बेटा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे पहले तो जब कुछ ना दे रखा हो तो सॉल्वेंट कैसा लेके चलते हो आप? सॉल्वेंट क्या लेके चलते हो? वाटर ही होता है ना। अगर कुछ ना दे रखा हो तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अच्छे से जानते हो सभी। तो सबसे पहले वाटर के अंदर अगर सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो किस क्राइटेरिया के ऊपर करते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड इन वाटर? तो 2 बातें ध्यान रखना हमेशा। एक तो स्टेटमेंट याद है, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक के बेस पर आप ये डिसाइड करते हो कि कोई वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। पोलर पोलर में डिजोल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। तो आपको बता दूं RX थोड़े बहुत पोलर तो है, हाँ जी। RX ऑल्सो दे हैव सम पोलैरिटी, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, नो डाउट। पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो जरूर है, लेकिन आपको बता दूं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल या बहुत ही कम, ना के बराबर इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका रीज़न क्या बताओगे? तो मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता लाइक डिजोल्व लाइक वाला, दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कोई बताएगा? वाटर के अंदर कौन सा कंपाउंड डिजोल्व होगा? लाइक डिजोल्व लाइक वाला तो आप बार बार सुन चुके हो, लेकिन दूसरा भी केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया था। दूसरा पॉइंट क्या था वो? जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। सेकंड क्राइटेरिया, बस 2 क्राइटेरिया, 2 बातें हमेशा याद रखनी होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। अरे बात समझ में? और यही वजह है ऑल्थो RX इज पोलर कोवलेंट, हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बट दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हो। पोलर तो है, थोड़े बहुत पोलर है, उससे काम नहीं चलेगा। हाईली पोलर होना चाहिए, थोड़े बहुत हैं ये, उससे काम चलेगा नहीं। लाइक डिजोल्व लाइक के बेस पे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो फिर एक और फैक्टर भी होता है जो अगर आपको पता हो, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो सोल्यूबल होता है। तो देयर इज लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्काइल हैलाइड एंड देयरफॉर दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इज इट क्लियर? तो कुल मिला के बात यह है कि सोल्युबिलिटी के अंदर आपको लिखना है कि दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ जी, बट RX आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सोल्युबल होते हैं, जैसे कि CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें सोल्युबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और आपको बता दूं सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट लगभग एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलते हैं। सोल्युबिलिटी का अगर की पॉइंट याद रखना हो तो सोल्युबिलिटी का ये याद रख सकते हो कि सोल्युबिलिटी बच्चों कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ते हैं ना तो ये घटती जाती है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इन्वर्सली होती है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के सोल्युबिलिटी को इन्वर्सली आपको, ये बस एक की पॉइंट रहेगा इसका, इसी से काम चल जाएगा आपका। कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, वैसे कार्बन क्या होता है? नॉन पोलर पार्ट होता है। कार्बन बढ़ेगा तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो सोल्युबिलिटी और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वर्सली रिलेट होते हैं एक दूसरे से। क्लियर है सबको? हाँ जी, तो इतना ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे अगर बात करें, देखो वे मेन तो यही है आपकी। एक डेंसिटी की अगर बात करना चाहो तो डेंसिटी भी कर लो। वैसे इंपॉर्टेंट आपकी ये 3 ही है, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। दीज आर द बेसिक 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1 एडिशनल आपके पास एक बोनस प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं RF और RCl, ये तो बेटा
वाटर से लाइटर होते हैं, लाइटर देन वाटर। वेयर एज अगर मैं ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूं, आयोडाइड की बात करूं, तो ये हैवी होते हैं, हैवियर देन वाटर। इट मीन्स अगर डेंसिटी का ऑर्डर मैं लगाऊं तो डेंसिटी जो रहेगी वो कुछ इस तरह से वेरी करेगी। चलो ऊपर जो मैंने कुछ लिखा है उसके बेसिस पे बता सकते हो डेंसिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऊपर कुछ पॉइंट लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन यू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा एंड दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। और एक इसमें ऑर्डर हमने हेलो अरीन्स का भी किया, डाई हेलो, वो जो ऑर्थो मेटा पैरा वाला था वो केस भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। क्लियर है सबको? और अपना नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा फिर उसका रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो वी आर गोइंग टू द एंडिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर जो रहेगा अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है? टिल देन यू हैव टू डू रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।